तो दोस्तों आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे लॉन्ग। ठीक है। और क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपसे ये है निवेदन कि प्लीज़ आप लोग मेरे जेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए और मेरे भी चैनल को दूसरों तक पहुंचाइए ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो और आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट भी नहीं करते हो आप, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा भी है कि नहीं लग रहा है, क्या करें। तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए ताकि मुझे पता चले और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज जो है कि क्वेश्चन नंबर हम 3 पढ़ते हैं। तो क्या है कि शिक्षा मनोविज्ञान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। शिक्षक प्रशिक्षण में इसकी संबद्धता क्या है, अथवा शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए। बताइए कि इसका ज्ञान शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में जानना शुरू करते हैं, क्या है नहीं है। तो आंसर है, सबसे पहले हेडिंग लाइन देंगे शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ। ठीक है, सबसे पहले तो हम शिक्षा मनोविज्ञान है क्या इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह महत्वपूर्ण शाखा है जो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान, जिसका अर्थ होता है शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित व्यवहारों का अध्ययन करने वाला विज्ञान। मतलब ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है कि शिक्षा की प्रक्रिया से संबंधित जो व्यवहार है उसके अध्ययन करने वाला विज्ञान। दूसरे शब्दों में शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा विज्ञान है जो शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब मानव के व्यवहार यानी कि उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता, उसकी पर्सनैलिटी, उसके बातचीत करने का तरीका, उसके पढ़ने का क्या स्किल है, उसका आईक्यू लेवल कितना है, ये सब चीज़ें जो है कि एक व्यवहार के रूप में, शिक्षा मनोविज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया जाता है और यही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है। शिक्षा मनोविज्ञान खोज तथा निरीक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों को संग्रहित करके उन्हें सैद्धांतिक रूप प्रदान करता है तथा इसकी विधियों के द्वारा शिक्षा संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मनुष्य है। ठीक है, मनुष्य का व्यवहार है, उसी के ऊपर खोज करके, उसके बारे में जान करके, उसके हर एक चीज़ों के बारे में पता करके ही अध्ययन किया जाता है। उनकी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का अध्ययन करके उसका समाधान किया जाता है और यही शिक्षा मनोविज्ञान है। इसी से हमें बच्चों के बारे में समझ में आता है कि किस बच्चों को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन सा बच्चा किस लेवल का है, किसका आईक्यू लेवल कितना है, कौन किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा है, कौन किस चीज़ में कम है। किसी को मैथ पसंद नहीं, किसी को साइंस अच्छा लगता है, किसी को आर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को म्यूज़िक अच्छा लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग बच्चे के इंटरेस्ट के अलग, हर बच्चा अलग अलग होता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग अलग होगा, हर बच्चे की रुचि, क्षमता और योग्यता अलग अलग होगी, हर बच्चे का आईक्यू लेवल अलग अलग होगा, हर बच्चे का व्यवहार अलग अलग होगा। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। ठीक है, उसके बाद फिर है कि शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा क्या है कि नॉल व अन्य के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान मुख्य रूप से शिक्षा की सामाजिक प्रक्रिया से परिवर्तित या निर्देशित होने वाले मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान में जो मुख्य रूप से शिक्षा की प्रक्रिया है, शिक्षा का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो परिवर्तित होती है या निर्देशित होने वाली मानव व्यवहार के अध्ययन से संबंधित है। जो भी मानव का व्यवहार है किस तरह का है उसी से संबंधित है, उसी के ऊपर सिद्धांत दिया जाता है, उसी के ऊपर निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, एलिस क्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। एलिस के अनुसार क्या है, एलिस क्रो के अनुसार कि जो शिक्षा मनोविज्ञान वह है जो व्यक्ति जन्म से लेकर करके वृद्धावस्था तक, जब तक कि वो कुछ ना कुछ पढ़ता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता है, कुछ ना कुछ काम करता रहता है। अब एक्सपीरियंस भी जो लोग लेता है काम कर करके
तो उसमें भी एक्सपीरियंस को भी उसका शिक्षा ही माना गया, क्योंकि वो ले रहा है, काम करके वो शिक्षा प्राप्त करना, एक्सपीरियंस लेना, वो भी एक तरह की शिक्षा ही है। तो यही चीज़ उन्होंने कहा। उसके बाद कॉल्सनिक के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा विज्ञान के सिद्धांतों तथा खोजों का शिक्षा में प्रयोग है। जो भी शिक्षा मनोविज्ञान में खोजा जाता है, जो सिद्धांत दिया जाता है, वही शिक्षा है। ठीक है। उसके बाद आलोचनात्मक मूल्यांकन क्या है कि आलोचनात्मक मूल्यांकन की शिक्षा एक सामाजिक विज्ञान है और यह बालक के सर्वांगीण एवं समाजोपयोगी विकास में काफी सहायक होता है। शिक्षा के द्वारा बालक की मानसिक शक्ति और उसके व्यवहार को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वह एक अच्छा नागरिक बन सके। लेकिन बालक की शक्तियों का समुचित विकास मनोविज्ञान के द्वारा ही संभव होता है। शिक्षा और मनोविज्ञान का अटूट संबंध है। यह संबंध जितना गहरा होगा उतना ही अधिक शैक्षिक एवं सामाजिक उन्नति होगी। मतलब कि शिक्षा सामाजिक विज्ञान और बालक के सर्वांगीण विकास का समाजोपयोगी विकास है। जब शिक्षा के द्वारा ही बच्चा जो है कि समाज में बोलना, चालना, सीखना, उठना बैठना और लोगों का आदर करना सीखता है, अपने सही आचरण करता है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखता है। और इसी के द्वारा ही शिक्षा मनोविज्ञान और समाज में जो शिक्षा का विकास होता है, वही उसका एक दूसरे से अटूट संबंध है। यह संबंध जितना गहरा होगा उतना ही शैक्षिक एवं सामाजिक उन्नति होगी। इन दोनों के बीच जितना गहरा संबंध होगा, जितना लोग एक दूसरे से सामाजिक रूप से जुड़ेंगे, उतना ही समाज में शिक्षा का विकास होगा और सामाजिक उन्नति भी होगी। ठीक है। शिक्षा का विकास भी लोगों से ही होता है और लोग समाज से बनता है। हाँ, और समाज लोग से बनता है। ठीक है। चलो, अतः हमें चाहिए कि हम उन संभावनाओं का अधिक से अधिक पता लगाएं जिसे शिक्षा मनोविज्ञान का विकास, रक्षा, आत्मविश्वास, उन्मुखता, इच्छाओं, रुचियों और तर्क अभिव्यक्ति आदि आवश्यकताओं से संबंधित मनोविज्ञान ज्ञान का प्रसार शिक्षकों में करने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए, जिससे कि शिक्षा के अंदर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और विकास, रक्षा, आत्मविश्वास, ये सारी चीज़ें विकसित हो और हम शिक्षा के रूप में जो बच्चों के अंदर उनके ज्ञान को, उनके कला को, उनके कौशल को, उनकी रुचि, क्षमता और योग्यताओं को विकसित करें। ठीक है। जिससे कि हमारे बच्चों के अंदर सामाजिक विकास हो और उनकी शक्तियों का, उनकी शक्ति क्या है, जो उनकी रुचि, क्षमता और योग्यता है, जो उनका व्यवहार है, उससे शिक्षा का भी विकास हो। ठीक है। तो चलो, ये हो गया। उसके बाद फिर है कि ऐसे क्लब या मनोविज्ञान केंद्र खोले जाएं जहां शिक्षक, अभिभावक एवं छात्र इन बातों का समुचित प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। मतलब कि इनके कहने का है कि ऐसे क्लब खोले जाएं जहां पर शिक्षक भी और शिक्षार्थी भी, क्योंकि शिक्षक भी तो सीखते रहते हैं ना, क्योंकि उनको पढ़ाना है। तो पढ़ाने के लिए सबसे पहले खुद भी उनको पढ़ना होता है, सीखना होता है, समझना होता है, तब जा करके एक टीचर अपने बच्चे को सही ढंग से पढ़ा सकता है, समझा सकता है। तो इन दोनों के लिए एक क्लब ऐसा खोलना चाहिए जहाँ पर शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों के ज्ञान का विकास हो सके और दोनों एक दूसरे को, शिक्षक शिक्षार्थी को अपने शिक्षित करे और शिक्षार्थी से समाज का विकास होता है। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद इन केंद्रों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शिक्षक अपने छात्रों से मुक्त भाव से संपर्क कर सकें और यह जान सकें कि छात्र का स्वभाव, रुचि और रुझान किस ओर है। इसके साथ ही इन केंद्रों में शिक्षकों की विभिन्न प्रकार की सामाजिक व मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान का भी प्रबंध होना चाहिए। देखो, ऐसे केंद्र खोलने चाहिए इसलिए क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर बस अपना एक काम समझ करके आधा घंटा 45 मिनट पढ़ा करके चले जाते हैं। ये नहीं देखते हैं कि बच्चे जो उनके क्लास में है वो किस तरह का इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी क्या रुचि, क्षमता और योग्यता है, वो क्या चाहते हैं, वो उनको किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है। अगर कोई समस्या है तो एक टीचर को ये होना चाहिए कि सबसे पहले तो बच्चे के इंटरेस्ट को समझे। फिर दूसरी बात यह है कि अगर किसी बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम है तो टीचर को उसके
पता चले कि क्या है प्रॉब्लम। अगर पढ़ने में कोई बच्चा कम है, कमज़ोर है, तो उसको उसके कमज़ोरी का सही पता चलाना चाहिए। और इसके लिए क्या है ना, होना चाहिए कि टीचर और स्टूडेंट के बीच एक ऐसा गहरा संबंध होना चाहिए जिससे कि वो लोग एक दूसरे को सही तरीके से जान सके। जब तक कि टीचर बच्चे को नहीं जानेगा, बच्चा टीचर को नहीं समझेगा, बस अपना काम समझ के टीचर पढ़ा के चल जाएगा और बच्चे उस दौरान पढ़ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो इसमें बच्चे और टीचर के बीच कोई संबंध नहीं होता है। जब तक कि टीचर को अपने बच्चों को समझने के लिए सिर्फ किताबी लैंग्वेज नहीं चाहिए होता है, बल्कि उनको समझना भी चाहिए होता है, उनका इंटरेस्ट जानना होता है, उनको समझ कर करके पढ़ाना होता है। आजकल की टीचिंग में बच्चों के लिए ही शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर टीचिंग है। तो बच्चे का जब तक कि हम बच्चों को नहीं समझेंगे तब तक कि हम बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये सारी चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि समाज और मनोवैज्ञानिक समस्याओं का समाधान भी हो सके। बच्चे में कोई भी अगर प्रॉब्लम नज़र आती है तो वो बच्चों के समस्या का समाधान करवाए, डॉक्टर से कंसल्ट करे, उसके फैमिली वाले लोग से कंसल्ट करे और उसकी समस्या का समाधान भी करे। ठीक है, उसके बाद फिर है कि शिक्षक इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा सुझाए गए उपायों को अपनाए अथवा नहीं। प्रत्येक शिक्षाविद अपने अपने मतानुसार समस्याओं का समाधान खोजने का प्रयास करता है। यह विविधता ही शिक्षा की विशेषता है और यही उसकी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान तो केवल शिक्षा की सहायता मात्र करते हैं, शिक्षा को अपने निर्णयों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं करते। शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच जो है कि स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए ताकि बच्चे अपने शिक्षक को भी समझ सके और शिक्षक अपने बच्चों को समझ सके। इसी के लिए जो है कि मनोविज्ञान में ये चीज़ें सुझाई गई है ताकि वो एक खुला वातावरण विकसित कर सके, ताकि बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ाई को समझ सके, उनकी और टीचर उनकी रुचि क्षमता और योग्यता के अनुसार उसको पढ़ा सके, ताकि पढ़ने लिखने का जो तरीका है वो अच्छा हो, माहौल अच्छा होगा, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा बच्चों को तो अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, और ये जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये एक सहायता करता है बच्चों को समझने के लिए। जो टीचर पढ़ाते हैं उनको शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही बच्चे को समझने का एक तरीका पता चलता है। और बहुत सारे टीचर हैं और बहुत सारे टीचर को पढ़ाने का भी तरीका अलग अलग है। उन तरीकों में से हर तरीका जिसको जो सूट करता है वो अपने तरीके से बच्चे लोगों को पढ़ाते हैं और बच्चे को अच्छा लगता है। जिनका भी वो तो होता है ना कि वो वाले टीचर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, उनका पढ़ाया हुआ मुझे बहुत जल्दी समझ में आता है। और किसी टीचर का ये होता है कि तो आते हैं पढ़ाते हैं और बस किताब में जो है उसको पढ़ा कर करके चल दिए। ऐसे नहीं होता है, बच्चे लोगों को इंटरेस्ट दे करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। उसके बाद है कि इसी तरह शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के विरोधी ना होकर पूरक है। ठीक है, यही बात विश्लेषण और संश्लेषण पर लागू होती है। ये दोनों स्वयं में स्वतंत्र नहीं है, परंतु बिना दोनों के ज्ञान पूर्ण नहीं हो पाता है। मतलब शिक्षा मनोविज्ञान एक दूसरे के विरोधी नहीं है, शिक्षा और मनोविज्ञान एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा और मनोविज्ञान शिक्षा के द्वारा एक दूसरे को और हम समझा किसको रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं ना। तो बच्चों को समझने के लिए तो मनोविज्ञान चाहिए, और पढ़ाना क्या है, इसके लिए शिक्षा के जितने भी सिलेबस हैं, कोर्सेस हैं, उसको समझाना है, हमको पढ़ाना है, हर चीज़ का नॉलेज देना है, उनके शारीरिक मानसिक बौद्धिक शारीरिक है ना, जो है कि नैतिक सारी चीज़ों के बारे में, आध्यात्मिक सांस्कृतिक मौलिक सभी चीज़ों को समझाना है। सिलेबस में जो है साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब चीज़ों के बारे में बताना है, समझाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को समझने के साथ साथ सबसे पहले बच्चों की रुचि क्षमता और योग्यता को समझना है कि किस तरह की कैपेसिटी है, कितनी योग्यता है, कितना लेवल है। ठीक है, तो चलो ये हो गया। उसके बाद फिर है कि शिक्षक प्रशिक्षण में इसकी संबद्धता। सबसे पहला है कि शिक्षक प्रशिक्षण में इसकी संबद्धता क्या है
कि मतलब संबंध किस तरह का है शिक्षक प्रशिक्षण में, इसकी संबंधता कि शिक्षा मनोविज्ञान का मानव जीवन में बहुत महत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही मानव के जीवन का सर्वांगीण विकास संभव है। एक सफल शिक्षक बनने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षक के लिए मनोविज्ञान की संबद्धता एवं उपयोगिता निम्नलिखित है। जो टीचर अच्छा है, जो जिसके टीचिंग में इतना पावर है कि वो बच्चों को अगर जो कम भी समझता है उसको भी समझा दे, तो इस तरह के टीचिंग में पढ़ाने का तरीका ये किससे प्राप्त होता है? मनोविज्ञान के द्वारा। मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा तरीका है पढ़ाने का बच्चों को, जिससे कि बच्चों के समझ में आता है कि बच्चों को मतलब कि इंटरेस्ट क्या है, बच्चे किस तरह का पढ़ाई करना चाहते हैं, किस तरह से खेल खेल में पढ़ना चाहते हैं, और कुछ मतलब कि क्रिएटिविटी से पढ़ना चाहते हैं, कुछ टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। आजकल तो पढ़ने लिखने का तरीका भी चेंज हो गया है, पढ़ाने का तरीका चेंज हो गया है। लोगों को जो है कि अब जो है कि वीडियो दिखा कर करके बहुत सारे इनोवेशन करा करके पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चों को इस तरह से क्रिएटिविटी पढ़ाने में ला करके बच्चों को आराम से समझ में आता है, तो बच्चे का इंटरेस्ट इसमें जगता है। ठीक है, तो ये हुआ। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है कि मनोविज्ञान के द्वारा अध्यापक को सभी प्रकार के शिक्षण विधियों का ज्ञान हो जाता है। उसे पाठ्यक्रम को पढ़ाने में किसी प्रकार की भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। जब बच्चे मनोविज्ञान के द्वारा जब मनोविज्ञान के द्वारा टीचर समझ करके बच्चों को पढ़ाता है, तो इस तरह से पढ़ाने में बच्चों को टीचर को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, और बल्कि उनकी जो भी समस्याएं होती है वो सॉल्व हो जाती है, क्योंकि वो बच्चे को आराम से समझ सकता है। दूसरा है कि मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा शिक्षक छात्रों की रुचि के अनुसार शैक्षिक वातावरण तैयार कर सकता है, जिससे छात्रों को उनकी बुद्धि के विकास और अधिक सहायता मिलती है। ऐसा ही हुआ ना कि रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार ही बच्चे को पढ़ाने का तरीका टीचर को पता चल जाता है कि किस चीज में बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, किस तरह का पढ़ना चाह रहे हैं। वही चीज जान करके टीचर आराम से पढ़ा लेते हैं और बच्चे भी इंटरेस्ट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है कि शिक्षा, और ये किससे हो रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। उसके बाद फिर है कि 3 नंबर पॉइंट है कि शिक्षक के लिए मनोविज्ञान का विशेष महत्व है, क्योंकि इसकी सहायता से शिक्षक पिछड़े बालकों की समस्याओं को आसानी से सुलझा सकते हैं, और उन्हें इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि किस प्रकार वे पिछड़े बालकों को प्रतिभाशाली बालकों के बराबर ला सकें। जो पिछड़े बालक हैं, जो कि पढ़ने लिखने में थोड़े से कमजोर हैं, उसको प्रतिभाशाली बालकों के बराबर किस तरह से लाना है, किस तरह से दोनों बच्चों में इक्वलिटी पैदा करना है। दोनों का जो IQ लेवल है, अगर किसी का कम है किसी का ज़्यादा है, तो हम बच्चों को किस तरह से क्रिएटिविटी लाएं, जिससे कि सब बच्चों को एक तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही समझ में आती है। हम जब तक के बच्चों को नहीं समझेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान बच्चों को समझाने का एक तरीका है, समझने का तरीका है, उनकी रुचि और क्षमता और योग्यता को समझने का तरीका है, और ये तरीका हमें शिक्षा मनोविज्ञान से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, नंबर पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अनुशासन बनाए रखने में सहायता करता है, और यह शिक्षा मनोविज्ञान ही है जिसके द्वारा शिक्षक दमनात्मक अनुशासन का विरोध करता है और प्रभावात्मक अनुशासन का समर्थन करता है। मतलब कि दमनात्मक मतलब कि दम खम कर ला करके एकदम गुस्सा करके जोर जबरदस्ती वाला पढ़ाई नहीं चलेगा, है ना, नहीं चलेगा। इसमें चलेगा क्या? प्यार से, स्वभाव से, अपने अच्छे विचारों को सामने में ला करके उनके अंदर इंटरेस्ट जगा करके, उनकी खुद की रुचि और क्षमता और योग्यता को विकसित करके, उनके अंदर की क्रिएटिविटी को विकसित करके बच्चे को एक टीचर समझ सकता है और पढ़ाएगा, तभी उसको बच्चे लाइक करेंगे। ऐसे टीचर को नहीं पसंद करते हैं जो कि गुस्से में रहते हैं, एनी टाइम
और जो है कि पढ़ने के टाइम में सिर्फ पढ़ाई करो, किसी तरह का कोई नहीं। पढ़ने के दौरान थोड़ा ब्रेक दिया जाता है ताकि, और उसमें पढ़ाने के इधर उधर की बातें नहीं, पढ़ने के ही चीज़ों को लेकिन इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाता है। कुछ पूछ लिया जाता है, कुछ और उनसे जाना जाता है कि क्या क्या उनके दिमाग में चल रहा है। ये सारे जो क्वेश्चन टीचर के द्वारा किए जाते हैं या कोई टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है। इसमें बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। और ये सारी विधि शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों के तरीकों को, उनके रुचि, क्षमता और योग्यता को समझने में भी बहुत काम आता है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षक को बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने में सहायता मिलती है, और शिक्षक बालकों की विभिन्नताओं के आधार पर, उनकी रुचि के आधार पर बालकों को विषयों का ज्ञान कराता है। हर बच्चा अलग अलग पर्सनैलिटी का होता है ना, सबकी योग्यता अलग अलग होती है, रुचि अलग अलग होती है, और उन सब चीज़ों को समझ करके ही बच्चों को पढ़ाता है एक शिक्षक। और उसका क्या कारण है? शिक्षा मनोविज्ञान के ही द्वारा टीचर को ये सारी चीज़ें समझ में आती है और बच्चे को अच्छे से समझ सकता है विज्ञान, और उसी तरह से फिर शिक्षा दे सकता है। ठीक है, तो उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा मनोविज्ञान एक अध्यापक को अनेक सिद्धांतों तथा व्यवहारिक तथ्यों से अवगत कराता है, जिससे वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने में समर्थ होता है। एक बार अध्यापक द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने पर शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन पूर्ण नहीं हो जाता। एक अध्यापक को स्वतंत्र रूप से, जब तक वह अध्ययन व्यवसाय में कार्यशील रहता है, शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रतिपादित आधुनिक विचारों एवं व्यवहारों के संपर्क में रहना आवश्यक है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ही एक अध्यापक को सही मायने में कुशल और व्यावसायिक अध्यापकीय गुणों से अभिभूत कराता है। हाँ, जिस तरह से शिक्षा मनोविज्ञान में जिस तरह से बच्चों को समझने के तरीके चेंज हो रहे हैं, पढ़ाने के तरीके चेंज हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी समझने के लिए एक टीचर को अपने टीचिंग लेवल को भी चेंज कराना होता है, अपने पढ़ाने के तरीकों में भी चेंज करना होता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि एक टीचर पढ़ाने का व्यवसाय चालू रखता है, बनाए रखता है, और जब तक कि वो पढ़ाता रहता है, वो अपने पढ़ाने के तरीकों में चेंजिंग लाता रहता है, क्योंकि हर बच्चा हमेशा अलग अलग आता है। और हमेशा क्या होता है कि जो मनोविज्ञान में कुछ ना कुछ रिसर्च होते रहते हैं बच्चों को समझने का, और ये वो, क्योंकि हर जनरेशन में बच्चे में कुछ ना कुछ जो है कि ज़्यादा विकसित होकर करके बच्चे आते हैं, है ना। आजकल 4G बच्चा, ऐसे बोला जाता है 4G है, 5G बच्चा है। तो इस तरह से जो आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, लोग बोलते हैं बच्चे का दिमाग कंप्यूटर के जैसा हो गया। तो बच्चे के हिसाब से भी तो टीचर को रहना चाहिए। टीचर सिर्फ पुराने ज़माने के थ्योरी को लेकर के चलेगा तो नहीं चलेगा ना। बच्चे अपने टीचर को अपने पढ़ाने और अपने समझने और बच्चों को समझने के लिए भी उसको नई नई चीज़ों को खुद भी समझना पड़ेगा, तभी वो बच्चों को समझा सकता है और बच्चों का फेवरेट हो सकता है। तो जो बच्चा टीचर को पसंद करता है, इसका मतलब कि वो हमेशा अपने पढ़ाने के तरीकों में चेंजिंग ला रहा है। ठीक है, तभी वो अपने बच्चों को सही तरीके से बता पा रहा है और बच्चे उसकी पढ़ाई को समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 3 था। शिक्षा मनोविज्ञान का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, शिक्षा प्रशिक्षण में इसकी संबद्धता, या शिक्षा मनोविज्ञान के संप्रत्यय की व्याख्या कीजिए, बताइए कि इसका ज्ञान शिक्षा प्रशिक्षुओं के लिए क्यों आवश्यक है। तो आप समझ में आ गया कि बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान एक टीचर के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसको अपने पढ़ाने के तरीकों में चेंजिंग लाना, बच्चों को समझना, उसकी रुचि, क्षमता और योग्यता को के अनुसार बच्चों को पढ़ाना, ये सारी चीज़ें करने के लिए एक टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान का कितना ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आज के लिए ये सारी जो टॉपिक थी आपको समझ में आया होगा। आई थिंक अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी कोशिश ये रहती है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा, ताकि आप एक बार सुन करके एक बार समझ में आ जाए।
और ये सारी चीज़ें बहुत आसान है, इजी है। आप एक बार सुन लीजिए आराम से, अच्छे से, ध्यान से, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप जेंजी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे प्लेलिस्ट पे आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। आप जिस भी प्रैक्टिकल का, जिस भी सेमेस्टर का प्रैक्टिकल बनाना चाहते हैं, आप उसको बना सकते हैं देख कर करके। तो ये आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आपकी आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और भी अच्छे तरीके से समझाने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिए।